Hello my dear students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का पार्ट 10। यानी कि आज हम डील करेंगे एक और नए पॉलिसी के बारे में जिसे ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। क्यों? ताकि वो अपने एरिया को एक्सपैंड कर सके और अपने ट्रेड की राह को आसान बना सके। इससे पहले भी हमने एक पॉलिसी डील की थी, क्या आपको याद है? यस, हमने इससे पहले डील की थी सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था टीपू सुल्तान के बारे में और उसके बाद मराठास के साथ भी उनकी लड़ाई के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम देखेंगे एक और नए पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है क्लेम टू पैरामाउंट सी। क्या नाम है? क्लेम टू पैरामाउंट सी। क्लेम वर्ड का मतलब होता है दावा करना और पैरामाउंट सी मतलब कि मैं पैरामाउंट हूँ, यानी कि मैं सबसे ऊंचा हूँ। तो ब्रिटिश एक नई पॉलिसी के साथ हमारे भारत में आई। एक नया पॉलिसी उन्होंने हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया और वो पॉलिसी था क्लेम टू पैरामाउंट सी, जिसके तहत वो ये कहते थे कि भाई हम महामहिम हैं, वी आर द सुप्रीम पावर, और तुम सारे जो हो वो हमारे नीचे हो, हमसे कमज़ोर हो। तो ये कहने लग गए। ओके, तो ये उनका एक पॉलिसी था जो कि वो यूज़ कर रहे थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। अब भाई इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? भाई जानना ज़रूरी है ना भाई, किसने इंस्टीट्यूशनलाइज की इस पॉलिसी को, किसका दिमाग खराब था जो खुद को इतना सुप्रीम समझने लगा? तो वो थे मिस्टर नहीं बोलूँगी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या करे भाई, हमें लॉर्ड बोलना पड़ता है, बट क्या लगता है लॉर्ड बोलना सही है? कमेंट सेक्शन पे बताना आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है किसी भी गवर्नर जनरल को लॉर्ड बोलने से। क्या लॉर्ड मतलब जानते हो ना क्या होता है? भगवान। तो क्या इज दिस राइट टू से लॉर्ड? ओके, जस्ट पिंग योर व्यू पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। गेट बैक टू द टॉपिक। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ पे रूल कर रही थी ड्यूरिंग 1813 और 223, उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन बने थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखोगे, वॉरेन हेस्टिंग्स से कंपेयर, ये सिमिलर नहीं कंसिडर करोगे या ये नहीं समझोगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स और ये सेम है, ये दोनों अलग है। वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल थे जो कि कब आए थे? 17... ये आपको पता लगाना है, उस समय थे वो यहाँ पे। और जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ये हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 के बीच में, और इन्होंने ही इस पॉलिसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और इन्होंने ही ये पैरामाउंट सी की पॉलिसी दी है। क्लियर है? तो चलो अब आगे देखते हैं कि ये पैरामाउंट सी की पॉलिसी कहती क्या थी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि पैरामाउंट सी की पॉलिसी के तहत कंपनी ये कहते थे कि भाई हमारी अथॉरिटी महामहिम है, सुप्रीम है, और इंडियन स्टेट से ज़्यादा है हमारे पास पावर, और इसका जो ताकत है, मतलब कि वी आर दी सुप्रीम पावर, तुम सारे तुच्छ प्राणी हो हमारे सामने। ये कहना था कंपनी का। अब भाई कंपनी क्या सोच करके ये बात कही? तो सिंपल सी बात बताते हैं, वो होता है ना कि इंसान जब डर जाता है तो ज़्यादा बोलने लगता है ताकि अपने डर को छुपा सके। बस वही ब्रिटिश का हाल था यहाँ पे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी ना कि ब्रिटिश को डर लग रहा था कि कहीं उनसे उनका एरिया ना छिना जाए, कहीं उनसे जो ट्रेड प्रॉफिट है वो कम ना हो जाए, कहीं उनसे जो ट्रेडिंग राइट्स भारत में मिला हुआ है वो कहीं कम ना हो जाए, कहीं कोई राजा इन पे हमला करके इन्हें भगा ना दे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठा हुआ था। तो जस्ट अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ताकि वो ट्रेड यहाँ कंटिन्यू कर सके, बस इसीलिए इन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि कम से कम कुछ लोग तो डर जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉलिसी के तहत भारत में क्या हुआ? तो इस पॉलिसी के ही तहत किटूर यानी कि कर्नाटका एनेक्स किए ब्रिटिश। वैसे ही पंजाब, अफगानिस्तान, ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको ब्रिटिश क्लेम टू पैरामाउंट सी के तहत एनेक्स कर लिए थे। भाई कैसे? तो वो हम लोग अभी आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किटूर की, यानी कि कर्नाटका की। किटूर ओल्ड नेम है कर्नाटका का, आज इसे हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ने यही पॉलिसी अपना करके साउथ की ओर अपना कदम बढ़ाया। एक्चुअली सी, हमारा जो सेंट्रल पार्ट था, मैसूर, बंगाल, ये सारे एरियाज़ में तो ब्रिटिश आ ही चुके थे ऑलरेडी, उन्होंने एनेक्सेशन कर ही लिया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इनका दिमाग भाग रहा था साउथ की ओर।
तो साउथ में उन्होंने यही पॉलिसी लगाने की सोची कि चलो भाई यही पॉलिसी लगाते हैं और उस साउथ को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, तो यही पॉलिसी के साथ वो बढ़े आगे। तो उस समय कर्नाटका की रानी थी रानी चिन्नम्मा। रानी चिन्नम्मा, ठीक है। रानी चिन्नम्मा क्या लगा, ब्रिटिश उनके सामने आए, बोले भाई हम महामहिम में हमारे सामने झुको, तो झुक गई? नहीं, रानी चिन्नम्मा झुकी नहीं, बल्कि इनफैक्ट कह सकते हो कि वो फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत की है। यस, पहला जो ब्रिटिश के विद्रोह में सबसे बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो पढ़ते हैं, वो 1857 में आई, बट उससे भी पहले 1820s के टाइम पर पे ये एक्टिव थी और इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट खुलकर आवाज़ उठाई और अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती रही। हाउएवर 1824 में ये पकड़ा गई, ब्रिटिश ने इसे अरेस्ट कर लिया एंड जेल में डाल दिया और जेल में ही 1829 में इनकी क्या मौत हो गई। और इस तरीके से रानी चिन्नम्मा टाटा बाय बाय कह गई। अब नॉट टेल मी, रानी चिन्नम्मा तो चली गई, तो क्या ये जो एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट चालू हुआ था बंद हो गया? नहीं, रानी चिन्नम्मा जैसे और भी थे, इनफैक्ट इनके कुछ वफादार भी थे। इनमें से एक थे रयन्ना, ये चौकीदार थे संगोली के। रानी चिन्नम्मा की मौत के बाद इन्होंने ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया था एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट को। हाउएवर कुछ टाइम बाद ब्रिटिश ने इन्हें भी पकड़ लिया और तुरंत फांसी दे दी इन द ईयर 1830। तो इनका भी हाल जो है बुरा रहा, इनका भी अंत दुखद रहा। ये है रयन्ना। अब रयन्ना जान रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रा हम लोग देख लेते हैं ना रानी चिन्नम्मा दिखती कैसी थी। आइए, ये है रानी चिन्नम्मा। देखो कितनी एक्टिवली वो लड़ाई लड़ रही है। ये पेंटिंग है जस्ट, बट ऑब्वियसली बात है उस समय फोटोग्राफी तो थी नहीं, पेंटिंग ही थी, बट उस पेंटिंग के थ्रू ही देखो कितने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। हाउ ब्रेव शी वॉज। सो दिस वे रानी चिन्नम्मा लड़ते लड़ते अपनी जान खो बैठी। उसके बाद रयन्ना लड़े, हाउएवर उन्हें भी पकड़ लिया ब्रिटिश ने और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। अब ये तो हो गया किटूर का कहानी। मैंने पीछे कहा था कि ब्रिटिश डरी हुई थी। भाई डरी हुई क्यों थी तो बताती हूँ। ब्रिटिश के डर का सबसे बड़ा कारण था रशिया। कौन था? रशिया। भाई रशिया कैसे था? तो रशिया ऐसे था कि उस समय ना ज़ार का रूल चल रहा था, ज़ार निकोलस। ठीक है, अब महाशय जी जो हैं उन पे भूत सवार था ज़ार निकोलस पे कि पूरी दुनिया को अपने कदमों में करना है। तो वो आसपास के पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। अब इट्स क्वाइट ऑब्वियस, नॉर्थ वेस्ट से तो इंडिया भी एंटर कर सकते हैं ना वो। तो ब्रिटिश के मन में डर बैठा कि रशिया का जो पावर दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, वो इतना एक्सपैंड हो रहा है, कहीं वो एशिया क्रॉस करके कहीं भारत ना आ जाए और भारत एंटर करके कहीं मेरे एरिया पे कंट्रोल ना कर ले। अगर ऐसा करता है तो मेरा ट्रेड जो है वो छिना जाएगा। अब बेचारे इसी बात से डरे हुए थे। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो सेंट्रल तो मेरे पास है ही, अब मुझे ज़रूरी है नॉर्थ वेस्ट के पूरे एरियाज़ को क्या करने का, सील करने का। अब सील तो तभी कर पाएंगे ना जब वो एरिया उनके कंट्रोल में हो। तो उन्होंने अब टारगेट किया नॉर्थ वेस्ट को। कहाँ टारगेट किया? नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या थे हमारे? तो नॉर्थ वेस्ट में आता था पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध। अब हम लोग देखते हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़ को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कैसे लेती है। बट उससे पहले यहाँ तक क्लियर है ना, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ब्रिटिश ने एक नई पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था क्लेम टू पैरामाउंटसी, यानी कि ब्रिटिश सुप्रीम पावर है और कहती और लोगों को अपने कंट्रोल आने के लिए कह जाती। इसी के तहत वो अटैक की थी, वो मतलब किटूर एरिया जो कि कर्नाटका में था उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। बट वहाँ उनको चैलेंज फेस करना पड़ा। मतलब कि वहाँ की जो रानी थी, रानी चिन्नम्मा, वो आसानी से अपना राज्य देने को तैयार नहीं हुई। उनके साथ लड़ी, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट चलाया, जिसके तहत क्या हुआ, लड़ाई हुई। पर एट द एंड चिन्नम्मा जो है वो पकड़ा जाती हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उनकी लड़ाई को कुछ समय तक कंटिन्यू किए रयन्ना, जिनको बाद में ब्रिटिश पकड़ लेती है और फांसी की सज़ा सुना देती है। फिर अभी हमने देखा कि ब्रिटिश का सबसे बड़ा डर था रशिया, जो कि ग्रोइंग पावर था उस टाइम पर पे, चूँकि ज़ार अपने एरिया को फैला रहे थे और ब्रिटिश को डर था कि कहीं वो भारत में ना आ जाए और भारत आकर के उनका ट्रेडिंग उनके हाथों से ना चला जाए।
तो इसलिए अब ब्रिटिश क्या चाहते थे, तो नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। अब ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट एरिया को अपने कंट्रोल में कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश टारगेट किए कहाँ, अफगानिस्तान में, ठीक है। सबसे पहले ये गए अफगानिस्तान, वहाँ लगभग 4 साल लड़ाई लड़े, ठीक है। बड़ा स्ट्रगल किए, बहुत मेहनत जद्दोजहद किए और उसके बाद अफगानिस्तान को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अफगानिस्तान सेफ हो गया भाई, वहाँ से तो अब रशिया को एंट्री मिलने से रही। अब नेक्स्ट आया टारगेट था इनका सिंध, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है सिंध। अब सिंध पे भी इन्होंने पूरा अपना जोर लगा दिया और फाइनली 1843 में सिंध को भी अपने कंट्रोल में कंपनी ने ले लिया। ये आ गया। अब बचा तीसरा एरिया, वो था पंजाब। अब भाई ये पंजाब के टारगेट को ब्रिटिश कैसे अचीव करती है, ये देखने वाली बात है। ये तो नॉर्मल थी, चलो हो गई। अब ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि पंजाब को टारगेट कैसे करती है ब्रिटिश। पंजाब को जीतना इतना आसान नहीं था भाई। क्यों? अफगानिस्तान 4 साल के अंदर आ गया। पंजाब को जीतना आसान क्यों नहीं था? तो पंजाब को जीतना इसलिए आसान नहीं था क्योंकि उस समय जो पंजाब में राज कर रहे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बिल्कुल टीपू सुल्तान की तरह, जिनको हराना इतना आसान काम नहीं था। इन महान राजा का नाम था महाराजा रंजीत सिंह। अब ब्रिटिश पूरी कोशिश तो कर रही थी कि महाराजा रंजीत सिंह को हराया जा सके, बट वो सक्सीड नहीं कर पा रही थी। और पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि ब्रिटिश जानती थी कि हमको वीक पॉइंट पे ही टारगेट करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूलर से लड़ना इतना आसान नहीं है उनके लिए। तो वैसे ही यहाँ भी मौका ढूंढ रहे थे पंजाब में भी कि कोई तो मौका हाथ में लभेगा, कोई तो मौका हाथ ज़रूर आएगा जिससे कि पंजाबी एरिया इनके कंट्रोल में आ जाए। और इसी बीच क्या हो जाता है, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराजा रंजीत सिंह मर जाते हैं, बस उनका मरना था। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, कोई एग्जिस्टिंग रूलर जब मर जाता है और जब कोई नया रूलर बनता है तो उस समय थोड़ा सा तो स्थिति डामाडोल रहता है ना, क्योंकि समय भी तो लगता है लोगों को संभलने में। तो दैट वाज दी ओनली केस। महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद लोगों को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला कि ब्रिटिश ने हमला कर दिया। अब ब्रिटिश ने सिखों के साथ 2 लड़ाई लड़ी पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, जिनको हम पॉपुलरली एंग्लो सिख वॉर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंग्लो सिख वॉर। 2 लड़ाई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जिसके डिटेलिंग हमें नहीं पढ़नी है। तो बस हमें इतना जानना है कि पंजाब जीतने के लिए ब्रिटिश ने लड़ाई लड़ी थी, जो उसका नाम है एंग्लो सिख वॉर। और जो दूसरी एंग्लो सिख वॉर हुई थी उसके बाद ब्रिटिश उसमें जीत जाती है एंड फाइनली जो पूरा पंजाब है अब वो किसके कंट्रोल में आ जाता है? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्रिटिश ने क्लेम टू पैरामाउंट सी के तहत सबसे पहले किटूर यानी कि कर्नाटका को अपने कंट्रोल में लिया। देन दे मूव टूवर्ड्स दी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद उन्होंने सिंध टारगेट किया एंड सिंध को अचीव करने के बाद उनका फाइनल टारगेट बचा पंजाब। अब पंजाब भी जब इनके कंट्रोल में आ गया तो कहीं ना कहीं मेरा जो पूरा नॉर्थ वेस्ट था इंडिया का वो लॉक हो गया। यानी कि अब थोड़ी सी राहत महसूस हुई ब्रिटिश को कि रशिया अगर हमला करती है तो वो वहीं पे खुद लॉक किए हुए हैं, तो दे कैन हैंडल द सिचुएशन। और इस तरीके से ब्रिटिश हमारे नॉर्थ एरियाज़ पे भी राज करने लग जाता है, सेंट्रल एरियाज़ पे भी और किस पे? साउथ एरिया पे भी। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में अब किसका रूल आ गया? ब्रिटिश का। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने अपने आप को एक्सपैंड किया। सो दिस वाज अबाउट द ब्रिटिश एक्सपेंशन बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ क्लेम टू पैरामाउंसी। ऐसे ही एक और पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ने अपनाई थी ताकि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सके। याद है वो पॉलिसी? वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डील करूँगी। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, ज़्यादा बोर करना अच्छा नहीं लगेगा। सो दीज आर फ्यू असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हाउएवर अगर आपके पास कोई डाउट रह गई है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you for listening to me, and yeah, if you want more such kind of videos, stay tuned to us.